Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. तो स्टूडेंट आज है 15th अप्रैल एंड दोनों हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं उनको हम गो थ्रू करेंगे एंड एज इज बीन द केस हम जो भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़ आइटम्स होते हैं हम उनके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं बिकॉज आपके लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है बट उस न्यूज़ रिपोर्टिंग के अंदर में कंसेप्ट क्या उसमें इश्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल कि यहां पे जो आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए फ्रंट पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो ये है कि मेहुल चौकसी जो एक फ्यूजिटिव है फ्रॉम इंडिया उसको बेल्जियम के अंदर में अरेस्ट किया गया है एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी हैज आस्क्ड फॉर एक्सट्रेडिशन ऑफ दैट पर्सन टू इंडिया। तो यहां पे हम एक्सट्रेडिशन क्या होता है इसको समझेंगे, क्या मेहुल चौकसी को यहां पे एक्सट्रेडिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है उसको भी समझेंगे। बट बिफोर आई गो इनटू व्हाट एक्सट्रेडिशन एग्जैक्टली इज लेट जस्ट गो थ्रू द केस आल्सो। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर पर्सन है मेहुल चौकसी एंड इनके खुद के भतीजे, आई थिंक भतीजे या भांजे हैं, मामा भांजे या चाचा भतीजा, जिन्होंने यहां पे एक फ्रॉड कमिट किया था विद पंजाब नेशनल बैंक। तो यहां पे जो बैंक इन्वॉल्व है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और इन दोनों ने मिलके करीब करीब 13,000 करोड़ रुपीस, 13,000 करोड़, नॉट 13 करोड़ बट 13,000 करोड़ रुपीस प्लस का। अगेन ये नंबर आपके काम का नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता, मैं इसी पे पॉइंट कर रहा हूं आपसे। एक्सट्रेडिशन क्या होता है इस पे लीगल रीजनिंग में या जीके के अंदर में या कहीं और इंग्लिश के अंदर में भी कुछ ना कुछ पैसेज बन के आ सकता है, बट आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने मिलके कितने करोड़ का घोटाला किया था। ये सब सवाल आपके नहीं आते। मे बी दे कैन आस्क यू द बैंक, बट अगर आप बेसिक थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो आपको ये बेसिक डिटेल्स पता होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों ने मिलके करीब 13,000 करोड़ का यहां पे पीएनबी को चूना लगाया था और फिर ये चूना लगा के 2018 में जस्ट बिफोर जब इनके अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट इशू होने वाले थे, इनके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल होने वाली थी, जस्ट उससे पहले ये दोनों लोग इंडिया से छोड़ के भाग गए। और इंडिया में अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, इंडिया में अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है यानी द लॉ इज लुकिंग फॉर यू, द कोर्ट्स आर लुकिंग फॉर यू, और अगर आप इंडिया छोड़ के भाग जाते हो तो आपको फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया जा सकता है। अदर वर्ड्स में फ्यूजिटिव को कैसे डिफाइन करोगे? सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम लॉ, अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम लॉ, अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम लॉ। फिर बाद में कुछ साल बाद 2021 में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो मेहुल चौकसी है, मेहुल चौकसी जो है ये एक कैरेबियन कंट्री है डोमिनिका, वहां पे मिलते हैं एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस कि यहां पे इंडिया ने एक पर्टिकुलर कोवर्ट ऑपरेशन करा एंड समहाउ दे वांटेड टू कैच दिस पर्सन देयर ओनली एंड चुपचाप उनको लेकर आने की कोशिश थी। हाउएवर इनको एंटीगुआ एक कंट्री है, एंटीगुआ एंड डोमिनिका, एंटीगुआ एक कंट्री है, इन्होंने उस कंट्री की सिटीजनशिप ले ली थी, यानी ही इज नो लॉन्गर एन इंडियन सिटीजन, ही इज अ सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। अब यहां पे किसी और कंट्री का कोई सिटीजन है, उसने आपके कंट्री में भी क्राइम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे उसको हेलीकॉप्टर में रख के या उसको एयरप्लेन में लाकर एक पर्टिकुलर कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू इंडिया में यहां पे ला सकते हैं। आपको प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज जब कोई पर्सन दूसरे पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन बन जाता है तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहां पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। फिर यहां पे एलिगेशंस आए कि मेहुल चौकसी को टॉर्चर किया गया था, उनको टेजर किया गया था, इस वजह से उनके कुछ डिसेबिलिटी हो गई, और यहां पे ही वाज मेनली आर्ग्यूइंग कि उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था। अब इस पूरे एपिसोड में हो सकता है आप कहें कि यार ये इतनी अच्छी चीज इंडिया ने, चलो इस टाइप से भी इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाकर कर सकता है, बट आई वुड से कि भाई आप अगर ऐसा कोई एक्टिविटी करते हो तो फिर इजराइल की तरह करो जहां पे आप 100% सक्सेसफुल होके आओ। आप इस तरीके से डिफीट होके या अपने पर्पस को बिना सॉल्व करे आप इंडिया के ऑफिशियल्स का, इंडिया के इंटेलिजेंस सिस्टम का मजाक उड़ा के मत आइए। अगर आप ऐसा कुछ कोवर्ट ऑपरेशन करते हो एटलीस्ट बी सक्सेसफुल इन इट, ऑल्दो अनएथिकल होगा बट एटलीस्ट आप उसमें सक्सेसफुल तो होइए।
यहाँ पे आपने ये सब करा भी और फिर भी आप उसको ना लेकर नहीं आ पाए, तो उसमें फायदा ही क्या हुआ? लर्न फ्रॉम इजराइल। इजराइल अगर ऐसा कुछ करता है तो वो पूरे टास्क को कंप्लीट करके ही आता है। फॉर एग्जांपल, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में, ईरान कंट्री के अंदर जो उनके न्यूक्लियर साइट्स थे, वहां पे इजराइल के ऑफिशियल्स गए, मोसाद जो उनकी सीक्रेट एजेंसी उसमें ऑफिशियल्स गए, वहां पे उन्होंने उसके कंप्यूटर्स में वायरसेस पुटअप करे सो दैट उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके जो सारी फाइल्स थी वो डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो फिर से 20-25 साल वापस पीछे चला गया। 1-2 साल नहीं, 20 साल पीछे चला गया। तो अगर आपको कोई कोवर्ट ऑपरेशन करना है तो इस पर्टिकुलर प्रिसीजन के साथ करो कि वो सक्सेसफुल होके आए, ना कि इस तरह से जहां पे आपका कोई यहाँ पे कोई रिजल्ट भी ना निकले और फिर आपको यहाँ पे बाद में जाके उसके लिए आर्ग्यू भी करना पड़े कि भाई हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे ये होता है। और उसके बाद में ही गोज टू बेल्जियम। He goes to Belgium because although Antigone citizen है, but इनके ल्यूकेमिया is other name for blood cancer। तो blood cancer इनको तो इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए he goes to Belgium। और बेल्जियम में जब ये जाते हैं तो बेल्जियम में जो अथॉरिटीज है वो इनको अरेस्ट कर लेती हैं फॉर बेसिकली केस इन इंडिया। ओके, और अब यहां पे इंडिया ने उनके एक्सट्रेडिशन के लिए अप्लाई करा हुआ है। ओके, सो आई होप आपको इस न्यूज का कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको ये न्यूज का कंटेक्स्ट अगर समझ में आ गया है, सो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां पे इश्यू कौन सा इन्वॉल्व है। तो यहां पे इश्यू इन्वॉल्व है एक्सट्रेडिशन का, कि यहां पे जब हम कह रहे हैं कि इंडिया ने एक्सट्रेडिशन मांगा है, तो एक्सट्रेडिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो सिंपली समझिए कि अगर कोई पर्सन फ्यूजिटिव है, एंड दैट कंट्री नोज कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इस कंट्री के अंदर में लोकेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे मेहुल चौकसी जो इंडिया में यहां पे वांटेड पर्सन है और वी नो दिस कि बेल्जियम में अगर वो है, तो हम बेल्जियम कंट्री को एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करेंगे, विच इज बेसिकली अ फॉर्मल प्रोसेस वेयर वन कंट्री रिक्वेस्ट द अदर कंट्री टू सरेंडर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ द लैंड। तो अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री में है जो आपकी कंट्री में क्राइम करके भागा हुआ है, तो हम सामने वाली कंट्री को एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है कि भाई ये पर्सन है, ये इंडिया से भागा हुआ, इसने यहां ये क्राइम किया था, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को प्लीज आप इंडिया को हैंडओवर कर दीजिए। अभी एक्स्ट्राडिशन जो है इस साल बहुत न्यूज में रहा है, बिकॉज अभी रिसेंटली तहावुर राणा जो यूएस से, अभी हमने उसको एक्स्ट्राडाइट किया है। ओके, ही वाज इन्वॉल्वड इन द 26/11 अटैक्स, तो इस पर्सन को भी एक्स्ट्राडाइट किया था। फिर से यहाँ मेहुल चौकसी के डिस्प्यूट के अंदर में हम एक्स्ट्राडिशन किया रहे हैं, एंड वेरी सून हो सकता है नीरव मोदी या उनके लिए भी ये पर्टिकुलर एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का हम पढ़ें। तो एक्स्ट्राडिशन जो है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, लीगल रीजनिंग के लिए भी और जीके के लिए भी। ओके, तो ये पर्टिकुलर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बेसिकली जो पर्टिकुलर पर्सन है जो भागना चाह रहे हैं जस्टिस से, उनको हम जस्टिस, उनके अगेंस्ट में जो लोग हैं उनको हम जस्टिस दिला सके। ओके, अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि इंडिया के अंदर में एक्स्ट्रेडिशन जो होता है वो अंडर व्हाट लॉ होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इंडिया के अंदर में कोई भी हमें इंटरनेशनल प्रोसीजर करना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई इंडियन लॉ होगा जो यहां पे पूरा प्रोसीजर बताता होगा, और इंडिया के अंदर में वो लॉ है द एक्स्ट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962। ओके, एक्स्ट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962, जिसके अंदर में एक्स्ट्राडेट कैसे करोगे, कहां किन किन सिचुएशन में किया जा सकता है, इंडिया से अगर कोई और कंट्री किसी पर्सन को एक्स्ट्राडेट कराना चाहता है तो किन किन सिचुएशन में इंडिया करेगा, क्या ट्रीटी की रिक्वायरमेंट होती है या बिना ट्रीटी या कोई कॉन्ट्रैक्ट करके भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके एक्स्ट्रेडिशन एक्ट में दिया हुआ है। अब एक्स्ट्रेडिशन एक्ट 1962 को जब आप रीड करोगे, यू वुड रीड देयर कि इंडिया के अंदर में इट इज नॉट नेसेसरी कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी होनी चाहिए तभी आप एक्स्ट्रेडिशन कर पाओगे, बट इट इज पॉसिबल कि आप ट्रीटी बेस्ड भी करो या फिर विदाउट ट्रीटी बेस्ड भी एक्स्ट्रेडिशन करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि इंडिया और बेल्जियम के बीच में एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी साइन नहीं, दोनों ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा, तो यहां पे वो ऑन अ केस टू केस बेसिस भी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेहुल चौकसी को हमें करना है और हमारी अगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है बेल्जियम के साथ, तो बेल्जियम जो है वो नॉर्मल उनके जो पर्टिकुलर लॉज होते हैं उनको अप्लाई करेगा और उस बेसिस पे वो इंडिया की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को भी, यहां पे रिक्वेस्ट को भी एंटरटेन कर सकता है। ओके, इंटरेस्टिंगली इंडिया की जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है वो 50+ कंट्री के साथ है, तो यूजुअली यहां पे एक्स्ट्रेडिशन आपका ट्रीटी बेस्ड ही होता है। ओके, इसके बाद हम अगर आए कि आपके एक्स्ट्रेडिशन के अंदर में कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो यहां पे रिस्पॉन्सिबल होती है एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए. सो रिमेंबर दिस, इंडिया के अंदर में इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो यहां पे एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट सामने से आई है तो उसको कैसे एंटरटेन करना है, या फिर अगर हमें सेंड करनी है तो इट इज बेसिकली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इंडिया के अंदर में कोई भी ऐसे केसेस होते हैं या तो वो सीबीआई हैंडल करता है या फिर वो ईडी हैंडल करता है. तो सीबीआई और ईडी होते हैं ये केस को हैंडल करते हैं. बट रिमेंबर, अगर तीनों चारों ये भी मेंशन हो, कोर्ट्स भी मेंशन हो, ऑलवेज रिमेंबर कि यहां पे जो डिसीजन होता है या पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है इट इज अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी एक्सट्रेडिशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही होती है. इसके बाद कोर्ट्स जो होते हैं रिक्वेस्टेड कंट्री के वो इवैल्यूएट करते हैं एंड देयर दे कैन डिसाइड, रिव्यू कर सकते हैं कि ये जो डिसीजन है एक्स्ट्राडाइट करने का या करवाने का ये सही है या नहीं है. ओके, तो ये ट्रीटी वर्सेस नॉन ट्रीटी एक्सट्रेडिशन हो जाएगा. ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लीगल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्राडिशन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. ओके, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एक्स्ट्राडिशन, की कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए जिस बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन होता है. तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी. द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी विच इज एज सिंपल एज दैट कि अगर मुझे किसी पर्सन को यहां पे फ्यूजिटिव डिक्लेयर करना है, मुझे किसी पर्सन को यहां क्रिमिनल डिक्लेयर करना है, तो वो पर्टिकुलर ऑफेंस या वो पर्टिकुलर एक्ट एक ऑफेंस होना चाहिए दोनों कंट्रीज के अंदर. विच मीन्स कि लेट्स से इंडिया के अंदर में तो लेट्स से अगर आप फ्रॉड करते हो, अगर आप बैंक फ्रॉड करते हो तो वो तो क्राइम है, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल पनिशमेंट है. बट एग्जाम्पल के लिए बेल्जियम जो है वो फ्रॉड को, बैंक फ्रॉड को रिकॉग्नाइज तो करता है बट वो क्रिमिनल केस नहीं होता, वो सिर्फ सिविल केस होता है. विच मीन्स मैक्सिमम यहां पे आप उसको बैंकरप्ट कर सकते हो, यहां पे उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्वायर कर सकते हो. तो यहां पे दिस वुड बी एन एग्जांपल जहां पे डुअल क्रिमिनलिटी का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहां पे आप नहीं कर पाओगे. बट यहां पे अगर बेल्जियम में भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है बैंक फ्रॉड और इंडिया में भी बैंक फ्रॉड एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो डुअल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा और आप कर पाओगे. तो ये पहला हो गया. सेकेंड इज नॉन पॉलिटिकल ऑफेंस. तो इसको आप रिलेट कर सकते हो शेख हसीना के साथ. बांग्लादेश, सो इट्स नॉट द केस कि इंडिया ही है जो हमेशा आस्किंग पार्टी रहा है. इंडिया इज ऑल्सो एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम बांग्लादेश. शेख हसीना जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, द बांग्लादेश हैज बीन आस्किंग फॉर हर एक्स्ट्राडिशन टू बांग्लादेश सो दैट जो उन्होंने क्राइम्स कमिट करे हैं, एज पर देम जो एलिजिड क्राइम्स कमिट करे हैं उनके लिए इनके अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन किया जा सके. तो यूजुअली जो नॉन पॉलिटिकल ऑफेंस होते हैं उनके लिए ही आप एक्स्ट्राडाइट करते हो. मतलब पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए अगर यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफेंस हो सकता है या सामने वाले पर्सन को पॉलिटिकली यहां पे टारगेट किया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है. ओके, थर्ड पे आते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल एश्योरेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर बेल्जियम यहां पे इंडिया में मेहुल चोकसी को एक्स्ट्राडिट करता है तो यहां पे दे वुड आस्क फॉर एन एक्स्ट्राडिशन कि यहां पे फेयर ट्रायल होगा, यानी इनके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक कॉमन सिटीजन के पास जिसके फुल राइट्स होते हैं जो उसको मिलने चाहिए, वो अगर नहीं मिले तो वो चीज आपकी अलाउ नहीं की जाएगी. एंड फोर्थ इज यूजुअली ह्यूमन राइट कंसर्न्स. तो एक और यूजुअली जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं यहाँ की ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं. दे वुड वांट कि अगर कोई पर्सन फ्यूजिटिव भी है, अगर कोई पर्सन है जिसने लेट्स से मर्डर करा है, उसने रेप करा है, बहुत ही आपके बड़े बड़े क्राइम्स कमिट करें, बहुत ही हीनियस क्राइम्स यहाँ पे कमिट करें, स्टिल दे वुड वांट कि उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको यहाँ पे वायलेट ना किया जाए. सो फॉर एग्जाम्पल कि इफ इट इज पॉसिबल कि मेहुल चोकसी इंडिया आता है और उसको यहाँ जेल्स में टॉर्चर किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है या अनफेयरली प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है. तो यहां पे यू हैव टू गिव एश्योरेंस ऑफ फेयर ट्रायल आल्सो एंड यू हैव टू गिव एश्योरेंस ऑफ नॉट वायलेटिंग हिज ह्यूमन राइट्स आल्सो. एंड बेल्जियम का लॉ इसमें बहुत स्ट्रांग है. तो इन केस अगर वो 2021 का जो इंसिडेंट था डोमिनिका वाला, अगर वो प्रूव हो जाता अगेंस्ट इंडियन अथॉरिटीज, प्रूव हो जाता या लेट्स से थोड़ा डाउट भी क्रिएट हो जाता उनके माइंड में, तो प्रोबेबली यहां पे जो बेल्जियन कोर्ट्स हैं ये इंडिया के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट कंसर्न. ओके, और एक और इन सब के अलावा एक और लॉ आपको पता होना चाहिए. तो ये डुअल क्रिमिनलिटी वाला लॉ है. तो आप समझो यहाँ पे एक और जो रूल इससे फॉलो होता है वो ये है कि एग्जांपल के लिए कि इंडिया में बैंक फ्रॉड के लिए लेट्स से कि 7 इयर्स की पनिशमेंट है, 7 इयर्स की पनिशमेंट है, और बेल्जियम के अंदर में लेट्स से कि बैंक फ्रॉड के लिए लेट्स से 4 इयर्स की पनिशमेंट है.
तो यहाँ पे यूजुअली ये होता ही है कि बेल्जियम ये यहाँ पे मेक श्योर कर सकता है कि इन केस मेहुल चोकसी को एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो 4 ईयर्स ही होगी, 14 नहीं है, 4 ईयर्स ही होगी। आप 7 ईयर्स की पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, अबू सलीम करके एक आपका ड्रेडेड गैंगस्टर रहा है, तो जो अंडरवर्ल्ड था आपका मुंबई में, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ही एक्चुअली रैन अवे टू पोर्चुगल and then we extradited him from Portugal, but on one single condition कि पोर्चुगल के अंदर में आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हो, कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। तो यहां पे जब उनको अबू सलीम को जब एक्स्ट्राडाइट किया गया टू इंडिया फ्रॉम पोर्चुगल, तो यहां पे वी एक्चुअली गिव इट इन रिटर्न कि हम इस पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, और फिर इनके अगेंस्ट में केस चालू हुआ। और चाहे यहां पे टेररिज्म के केसेस हो, मर्डर के केसेस हो, हम अबू सलीम को कैपिटल पनिशमेंट का जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो नहीं दे सकते, बिकॉज पोर्चुगल के अंदर वहां नहीं होता है। तो डुअल क्रिमिनलिटी के बेसिस पे अगर हमने उसे एक्स्ट्राडाइट किया है तो मैक्सिमम पनिशमेंट हम वो ही दे सकते हैं जो पोर्चुगल लॉस के अंदर में भी अलाउड हो। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन यूजुअली पुट अप की जाती हैं और इसी बेसिस पे आपका यहां पे एक्स्ट्रेडिशन का जो रिक्वेस्ट होता है वो एंटरटेन किया जा सकता है। ओके, तो इसी बेसिस पे अगर आप देखोगे कि इंडिया के मेहुल चोकसी के केस के अंदर में इंडिया बेल्जियम के केस में क्या क्या आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल पहला तो ये वो एंटीगुअन सिटीजन है, तो यहां पे वो एंटीगुआ कंट्री है, उसका सिटीजन है, बेल्जियम थर्ड कंट्री के अंदर में है, इंडिया ने एक्स्ट्रेडिशन करी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो बेल्जियम है क्या वो दूसरे कंट्री के सिटीजन को थर्ड कंट्री की रिक्वेस्ट पे एक्स्ट्राडिट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। सेकंड इज ह्यूमन राइट क्लेम्स। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि अगर यहां पे मेहुल चोकसी आर्ग्यू करता है, उसका लॉयर आर्ग्यू करता है कि इंडिया में फेयर ट्रायल नहीं होगा, पॉलिटिकली चार्ज एनवायरमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है शायद वो एक इसके लिए एक पर्टिकुलर लेसन क्रिएट करना चाहती हो बाकी सबके लिए, तो मे बी एक फेयर ट्रायल प्रॉपर्ली ना हो। थर्ड इज इंटरपोल विड्रू रेड नोटिस इन 22। तो इंटरपोल जो एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करती है, उसने रेड नोटिस इशू करा था 21 के अंदर में, 2018 में एक्चुअली मेहुल चोकसी के अगेंस्ट में, बट 21 में जब किडनैपिंग टॉर्चर का केस हुआ तो 22 के अंदर में रेड नोटिस जो था उसको वापस से विड्रॉ कर लिया गया था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो इंटरपोल है, व्हाई आई एम आस्किंग दिस बिकॉज ये आप पहले कर चुके हो, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पे, और ये बताइए व्हाट इज रेड नोटिस, रेड नोटिस क्या होता है। ओके, रेड नोटिस क्या होता है, ट्राई टू फाइंड आउट रेड नोटिस क्या होता है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। आई एम श्योर क्लैट प्रेप स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी की जीके मंत्रा पढ़ी है दे वुड बी एबल टू आंसर इजीली। जनवरी की जीके मंत्रा आई थिंक या फरवरी फर्स्ट हैंड आउट है, एक जगह पे आपका ये सिल्वर नोटिस के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा था। ओके, और बेल्जियन जो लॉ है, बेल्जियन जो लीगल सिस्टम है ये स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम टू ह्यूमन राइट्स, तो इस बेसिस पे भी हो सकता है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो। ओके, बट लेट्स सी कि ये चीज सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, यहां पे अगर आप न्यूज पढ़ोगे सो यू वुड रीड अबाउट तेलंगाना बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अब यहां पे ये पर्टिकुलर चीज क्या है भाई कि शेड्यूल्ड कास्ट जो होती हैं उसके अंदर में सब कैटेगराइजेशन करने वाली तेलंगाना पहली स्टेट है। तो एक चीज जो हमें यहां पे एक्चुअली समझ में आती है कि यहां पे इससे पहले कभी किसी स्टेट ने सब कैटेगराइजेशन नहीं किया था या नोटिफाई नहीं किया था। तो पहले तो हम थोड़ा बहुत रिजर्वेशन सिस्टम समझ लेते, बहुत बेसिक में समझ रहे हैं हम यहां पे सिर्फ, और सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, इसका इश्यू क्या है, इसको भी समझते हैं। ओके, सो आई होप यू आर अवेयर कि इंडिया के अंदर में रिजर्वेशन जो है वो एससीज को मिलता है, एसटीज को मिलता है और ओबीसीज को मिलता है। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी मिलता है मिलने को, पीपल्स विद डिसेबिलिटी को भी मिलता है, कुछ सिचुएशन में विमेन को भी मिलता है, कुछ सिचुएशन में विमेन और डाइवोर्सी विमेन जो होती हैं या विडो विमेन जो होती हैं उनके लिए भी अलग से कोटा सिस्टम होता है। बट हियर वी आर मोर कंसर्न अबाउट द प्राइमरी रिजर्वेशन जो एससी एसटी ओबीसी के बीच में होता है। तो इंडिया के अंदर में शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को और ओबीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकवर्डनेस, बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्डनेस, all of the castes which are there, tribes which are there, the backward classes which are there in these particular categories, इन सबको हमने रिजर्वेशन अलॉट किया हुआ है। अब यहाँ पे इशू ये है कि मान लो कि शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल कास्ट के अंदर में लेट से बहुत सारी सब कास्ट है, बहुत सारी कास्ट है, लेट से एक कास्ट है, ए एक कास्ट है, बी एक कास्ट है, सी एक कास्ट है, डी एक है, ई। अब यहाँ पे हो सकता है कि सिंस 1950s फॉर वन रीजन और द अदर ए और बी कास्ट वाले जो लोग थे they actually got proper education and by
बाय गॉड ग्रेस लेट्स से कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये एजुकेशन भी अच्छी गेन कर पाए, प्लस दे वर एबल टू गेट इनटू गवर्नमेंट सर्विस, एंड इस पर्टिकुलर जो कास्ट के लोग हैं दे हैव नाउ बिकम इकोनॉमिकली फॉरवर्ड ऑल्सो, इकोनॉमिकली फॉरवर्ड भी हैं और आज वो उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं फेस करते जो वो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फेस करते थे। यानी कि ए और बी जो है एटलीस्ट जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज हैं इसके अंदर में ये जो पर्टिकुलर लोग हैं दे आर मच बेटर ऑफ देन सी डी। ऑन द अदर एंड डी और ई इस टाइप की कास्ट है, इस टाइप के शेड्यूल कास्ट हैं जो फॉर सम रीजन दे नेवर गॉट एनी अपॉर्चुनिटी अंडर द रिजर्वेशन स्कीम, कि रिजर्वेशन का जो फायदा था वो इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को मिला ही नहीं। अब यहां पे इशू ये होता है कि आपके शेड्यूल कास्ट जो है एज पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब होमोजीनियस है, विच मींस कि शेड्यूल कास्ट जो है सारी तो ए में, बी में, सी में, डी में और ई के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। चारों पांच जितनी भी 10-15 जो भी कास्ट हैं सारे के सारे हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैं, हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, विच सिंपली मीन्स कि आप इनके बीच में, आप इन लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई स्कीम लेकर आता हूं, लेट्स से कि जो स्कूल फीस होगी उसमें जो शेड्यूल कास्ट होंगी उनकी क्लैट के लिए लेट्स से कि एडमिशन की फीस वो हाफ होगी, 50% ही होगी। तो यहां पे मैं नहीं कह सकता हूं कि बिकॉज ई और डी जो हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको ही मिलेगा, ए बी सी है इनको फुल फीस देनी पड़ेगी, उनको 70। यहां पे अगर आप कोई स्कीम लेकर आ रहे हो शेड्यूल कास्ट के लिए तो आप सब कैटेगराइज नहीं कर पाओगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक 2004 में जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक जजमेंट दिया जिसका नाम है ईवी चिन्नप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का जजमेंट है। तो ये पर्टिकुलर जजमेंट एक्चुअल में चैलेंज था आंध्र प्रदेश के एक लॉ का। आंध्र प्रदेश में एक लॉ आया और उसमें आंध्र प्रदेश ने क्या करा था, शेड्यूल कास्ट के अंदर में सब कैटेगराइज कर दिया। एग्जांपल के लिए कि ए और बी जो हैं ये तो फॉरवर्ड हो चुकी हैं, सी डी और ई है एग्जांपल के लिए ये अभी इनसे कंपैरिजन में बहुत पीछे, तो इनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो अगर यहां पे लेट्स से अगर 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलता है तो मैंने क्या करा कि जो सी डी ई है इनके लिए 5% फिक्स कर दिया कि 5% जो पर्टिकुलर आपका रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सी डी और ई के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको मिलेगा। बाकी के जो है लेट्स से एफ जी एच आई जे के एल इनको अगला 8% मिलेगा और ए और बी को सिर्फ और सिर्फ 3% कुछ मिलेगा। ओके 3% 2% कुछ मिलेगा, ओके 2% कुछ मिलेगा। तो मैंने यहां पे क्या करा है, रिजर्वेशन को जो है वो सब कैटेगराइज कर दिया बिटवीन डिफरेंट कास्ट। तो जब ये पर्टिकुलर चीज स्टेट्स ने स्टार्ट करी, ये आंध्र प्रदेश ने करी, पंजाब ने करी, अलग अलग स्टेट्स ने करी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं ये होमोजीनियस ग्रुप है, एक होमोजीनियस ग्रुप है मतलब सब सेम है, वाटर की तरह है सब, जैसे वाटर में पार्टिकल्स होमोजीनियस होते हैं तो ये भी एक होमोजीनियस ग्रुप है और इसमें आप सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो दिस वाज द 2004 जजमेंट और इसमें सब कैटेगराइजेशन को यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। हाउएवर 2020 में जजमेंट आया 5 जज बेंच का और फिर इसको 7 जज बेंच ने इसमें करा। द केस नेम इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। तो 2023 का जजमेंट है ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, जिसमें इस पर्टिकुलर जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ये पर्टिकुलर जजमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सब कैटेगराइजेशन मतलब कि अगर मेरे को यहां पे रिजर्वेशन को डिवाइड करना है, सब कैटेगराइज करना है, तो मैं सब कैटेगराइजेशन कर सकता हूं अमंग शेड्यूल कास्ट। अच्छा, यहां पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इवन जब ये जजमेंट आया था न्यूज़पेपर्स ने भी गलत रिपोर्ट करा था ये पर्टिकुलर चीज कि सब कैटेगराइजेशन अमंग सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं शेड्यूल ट्राइब्स भी अलाउ करा गया, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप जजमेंट रीड करते हो, ये जजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है कि सब कैटेगराइजेशन आप अमंग शेड्यूल कास्ट आप कर सकते हो, विच मीन्स कि जो शेड्यूल कास्ट के अंदर में डिफरेंट कास्ट है मैं उनके बीच में भी कैटेगरीज क्रिएट कर सकता हूं, बट विद वन कंडीशन विच इज आई हैव टू शो डेटा। तो फर्स्ट चीज कि आप कर सकते हो और दूसरा बट ऑन बेसिस ऑफ डेटा कि मुझे शो करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि सी डी ई बैकवर्ड है तो मुझे डेटा शो करना पड़ेगा कि भाई ये लोग हैं, इनके बच्चे जो हैं ये देखिए इनका स्कूल के अंदर में एनरोलमेंट बहुत कम है, ये देखिए कि आप अगर गवर्नमेंट सर्विस देखते हो तो कोई भी पर्सन या बहुत माइन्यूट नंबर है जो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर में रिप्रेजेंट होता है। तो अगर मैं ये शो करता हूं तो एज पर दिस पर्टिकुलर जजमेंट अब मैं सब कैटेगराइज कर सकता हूं।
ओके और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि तेलंगाना, योर स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव सब कैटेगराइजेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी बन गया है। ओके तो ये एलेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया स्पेसिफिकली, और ये जो पर्टिकुलर इश्यू है आपका, ये आपका क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं द हिंदू से द बैंक पास ऑन आरबीआई रेट कट बेनिफिट टू बोरोवर्स लोन्स टू गेट चीपर। अब देखिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की ब्यूटी ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो दोनों न्यूज़पेपर में आज नहीं तो कल कवर होती है। फॉर एग्जांपल जो अभी तक मैंने दोनों न्यूज कवर करी है, यही मैं जो ये न्यूज भी कवर कर रहा हूं, चाहे मैं हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके सामने दिखा रहा हूं, बट सेम की सेम न्यूज आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर हुई है। एंड आई वुड से कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो सब में आज नहीं तो कल ये इंपॉर्टेंट न्यूज कवर हो जाती है। ओके तो एनीवे यहां पे क्या न्यूज आया, यहां पे न्यूज ये आया है कि बैंक ने जो है, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के, वो आरबीआई ने जो रेट कट करा है उसको आगे बोरोवर्स को ट्रांसफर करेगा, जिस वजह से जो लोन्स हैं वो अब चीपर हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम इस न्यूज को समझें, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि यहां पे हुआ क्या है। ओके सो यहां पे इफ यू रिमेंबर कुछ टाइम पहले आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, एंड इफ आई हैव टू बी स्पेसिफिक इट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, या 6 मेंबर बॉडी जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, उन्होंने आफ्टर 5 इयर्स यहां पे रेपो रेट जो है उसको रिड्यूस करा है बाय टोटल ऑफ 50 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट एक बार करा था और फिर से 25 बेसिस पॉइंट करा, तो टोटल ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स। अब यहां पे ये जो आपको फैंसीज ऑफ 50 बेसिस पॉइंट दिख रहा है, बेसिस पॉइंट का मतलब होता है इट इज 1/100, यानी कि अगर 50 बेसिस पॉइंट कर रहा हूं तो इसका मतलब है 0.5%। ओके जो भी आपको यहां पे बेसिस पॉइंट दिख रहा है उसको 100 से आप वो कर दीजिए डिवाइड, तो एक्चुअल में क्या हुआ है, कितना रिडक्शन हुआ है, 0.5% से देयर इज अ रिडक्शन। ओके एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो आरबीआई के अंडर में आती है और इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को यहां पे वो बेसिकली रेगुलेट करती है, उसने रेपो रेट को कम किया है। अब यहां पे हम एक बार रेपो रेट का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। तो रेपो रेट जो होती है इट इज बेसिकली द प्राइमरी रेट जिसपे आरबीआई जो होती है वो बैंक्स जो होते हैं इंडिया के, चाहे वो पब्लिक हो, गवर्नमेंट के हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, इनको वो लोन्स प्रोवाइड करता है ऑन रेपो रेट। ओके और जो भी रेपो रेट होती है, उसी बेसिस पे बैंक्स भी आगे की रेट डिसाइड करते हैं कि मैं कस्टमर्स को क्या रेट दूंगा। तो आप सिंपली ऐसे समझिए कि आरबीआई अगर रेपो रेट को कम करता है, एग्जांपल के लिए 4% था और यहां पे रेपो रेट को 3% कर दिया जाता है, या इसको 6.5 ही कर देते हैं। लेट्स से कि रेपो रेट 6.5% थी और अब उसको 6% कर दिया गया, तो बैंक्स भी इसी बेसिस पर अपनी डिसाइड कर रहे थे। मान लो जो 6.5% थी तो बैंक्स ने 2% अपना रख रखा था, तो 8.5% पे वो कस्टमर को लोन देते थे। अब अगर बैंक ने या आरबीआई ने रेपो रेट कम करी है, 6% कर दी, तो ये भी 0.5 कम कर देंगे। 6.5 से 8.5 रखते थे, तो ये अब 8% पे देना स्टार्ट कर देंगे कस्टमर्स को। तो यहां पे यू कैन डायरेक्टली सी हियर कि आरबीआई जो है कस्टमर के पास में कितने लोन्स हो रहे हैं, कस्टमर के पास में कितना मनी सप्लाई है, वो यहां पे एडजस्ट कर सकता है या यहां पे डिसाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग द रेपो रेट। सिमिलरली अगर मैं यहां पे रेपो रेट को 7% कर देता तो बैंक भी इसको 9% कर देता, विच मींस कि जो लोन्स है वो महंगे हो जाते हैं, लोन्स वुड हैव बिकम एक्सपेंसिव, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यहां पे मैं कह सकता हूं कि लोन जो है वो चीपर हो गए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली बाय मैनिपुलेटिंग द रेपो रेट आरबीआई जो है यहां पे आपकी रेट जो है वो डिसाइड कर सकता है और मार्केट के अंदर में मनी सप्लाई को यहां पे मैनिपुलेट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। एंड एक और चीज जो मैंने अभी आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मतलब क्या होता है, पूछते कि आपको पता भी होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल मतलब यह है, इट इज बेसिकली अ पॉलिसी टू एडजस्ट मनी सप्लाई इन द मार्केट।
एज सिंपल एज दैट कि इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट में पैसा कितना होगा। तो आरबीआई अगर रेपो रेट को बढ़ा रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, जो लोन्स है उसकी रेट बढ़ रही है, विच मींस कि कस्टमर को कहेगा कि महंगा लोन मिल रहा है तो मैं नहीं लेता हूं, नहीं लेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। अगर यहां पे आरबीआई रेपो रेट को कम कर रहा है तो बैंक्स जो है वो अपनी भी रेट्स को कम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो कस्टमर उसको सस्ते में लोन मिल रहा है तो वो यहां पे लोन्स को और ले रहा है, तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे यही तो हो रहा है, बैंक्स पास ऑन आरबीआई रेट कट बेनिफिट टू बोरोवर्स लोन्स टू गेट चीपर, कि यहां पे बैंक्स ने डिसाइड करा है कि हम बोरोवर्स को यहां पे जो रेट कट हुआ उसका बेनिफिट देंगे। इससे क्या होगा, लोन जो आप बैंक से लेते हो उनकी रेट चीपर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आरबीआई ने टोटल 50 बेसिस पॉइंट से कम करा है 2025 में, पिछले 2 महीने के अंदर में ये चीजें चेंज करी गई हैं, और अब बाकी के जितने भी बैंक हैं उन्होंने भी डिसाइड करा है कि हम इसको आपका अब जो पर्टिकुलर रेट रिडक्शन है उसको आगे बोरोवर्स को भी ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे कौन से की कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है, तो पहला है रेपो रेट, जो जस्ट मैंने आपको बताया। वैसे रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है, रेपो रेट स्टैंड फॉर रीपर्चेस ऑब्लिगेशन, और यहां पे जो बैंक्स होते हैं जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उनको कोलेटरल पे रहते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम रेपो रेट का पेमेंट करके आपसे इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को वापस से बाय बैक कर लेंगे। ठीक है, सेकंड इज बेसिस पॉइंट, जो मैंने आपको पहले समझा दिया, इट इज बेसिकली 1/100। तो थोड़ा सा फैंसी टर्म यूज करा जा रहा है परसेंटेज की जगह, कि डेसिमल में नहीं बोलना पड़ेगा भाई, हमने सिर्फ 0.25 या 0.50 ही यहां पे करी है, हमने 50 बेसिस पॉइंट से कम करा है। सो 50/100 इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ बेसिस पॉइंट। और थर्ड क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, तो लेंडिंग रेट आई एम श्योर आपको पता होगा कि कितने परसेंट पे आप लोन दे रहे हो। एक्सटर्नल बेंचमार्क, बेंचमार्क होता है कि आप किस बेसिस पे लेंडिंग रेट डिसाइड कर रहे हो, और एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या हो गया कि बाहर की कौन सी ऐसी वैल्यूज है, बाहर का कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसके बेसिस पे आप जज कर रहे हो। तो आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट का मतलब सिंपली ये है कि जो बैंक्स हैं वो अपनी लेंडिंग रेट बाहर के किस क्राइटेरिया पे डिसाइड कर रहे हैं। इंटरनल बेंचमार्क होता मतलब बैंक खुद के प्रॉफिट्स देख रहा होता, खुद के कैलकुलेशंस कर रहा होता। एक्सटर्नल मतलब खुद का कुछ नहीं लेना देना, बैंक खुद का नहीं कैलकुलेट कर रहा है, बाहर का कोई बेंचमार्क है। फॉर एग्जांपल कि आरबीआई की रेपो रेट, आरबीआई की जो रेपो रेट है, इट इज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, कि बेसिकली जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई की रेपो रेट को यूज करते हैं, ABLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। आई होप समझ में आया होगा। लेंडिंग रेट इस किस रेट पे आप लोन दे रहे हो, बेंचमार्क क्या बेसिस है, एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब बाहर से कौन सा बेसिस है, बैंक के अंदर की कैलकुलेशंस नहीं है, बैंक के बाहर से हमने कोई क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं लेंडिंग रेट को डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आरबीआई की रेपो रेट के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है कि जो पर्टिकुलर बैंक्स है वो यहां पे लोन्स को चीपर करेंगे या यहां पे वो एक्सपेंसिव करेंगे। ओके, तो ये था आपका थर्ड न्यूज। आगे मूव करते हैं। वेल्दी इंडियंस आर अंडर रिपोर्टिंग देयर इनकम्स टू अवॉइड टैक्सेस। तो यहां पे एक आपके ऑथर हैं, आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर राम सिंह, उन्होंने एक पेपर पब्लिश करा था और उसमें उन्होंने कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे फाइंडिंग्स फाउंड आउट करी हैं, विच इज बेसिकली ही हैज फाउंड कि जो वेल्दी इंडियंस हैं वो अपनी इनकम को यहाँ पे अंडर रिपोर्ट करते हैं। मतलब उनके पास वेल्थ तो बहुत ज्यादा है, बट जब इनकम टैक्स पे करने की आती है तो वो कहते हैं कि भाई हमारी इनकम तो बहुत कम है। यानी कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं टैक्सेस को अवॉइड किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर बेसिस पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। आई फेल्ट लाइक ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है व्हेन इट्स कम टू इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज फॉर इंग्लिश और रीजनिंग। तो आई थॉट इसको कवर करते हैं, इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वेल्दियर हाउसहोल्ड्स हैं कि इनके पास में वेल्थ तो बहुत है, मतलब देखते हो तो आपको उनके पास में बड़े बड़े बंगले दिखेंगे, आपको उनके पास में कार्स दिखेंगी, फार्म हाउस भी होगा उनके पास में, एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप की उनके एसेट्स दिखेंगे। बट अगर आप उनसे उनकी इनकम पूछोगे तो यू वुड बी लाइक यार इनसे ज्यादा इनकम तो मेरी है। ओके, तो ये चीज ऐसा हो कैसे पाता है, उसको लेकर इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है। फॉर एग्जांपल की स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि अगर 1% इंक्रीज इन वेल्थ होता है तो इट इज एसोसिएटेड विद मोर देन 0.6% डिक्रीज इन द इनकम वेल्थ रेशियो। तो सिंपली क्या कह रहा है कि रेदर देन अगर मेरी वेल्थ इंक्रीज हो रही है और मैं कहीं पे जॉब करता हूं तो ऑब्वियसली मेरी वेल्थ इनकम से क्रिएट होनी चाहिए। बट यहां पे क्या देखा गया कि अगर कोई भी वेल्दी पर्सन अपनी वेल्थ को इंक्रीज करता है, भाई 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई, तो यहां पे
पे उसकी जो इनकम है ये 0.6% से डिक्रीज होती है, मतलब इंक्रीज तो होती है बट इनकम का कंपैरिजन अगर मैं वेल्थ से करूं तो वो 0.6% से डिक्रीज होता मिलता है। मतलब मेरी वेल्थ इंक्रीज हो रही है बट उस प्रपोर्शन से मेरी इनकम इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहां पे कहीं ना कहीं ही इज पॉइंटिंग आउट कि प्रोबेबली यहां पे इनकम को कंसील किया जा रहा है जस्ट सो अवॉइड टैक्सेस। ओके, फॉर एग्जांपल रिचेस्ट हाउसहोल्ड्स की बात करी जाए कि अगर 2021 की फोर्ब्स रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट देखी जाती है तो उसमें जो इनकम है वो 1/12 ऑफ देयर टोटल वेल्थ, कि भाई जो भी उनकी वेल्थ है, फॉर एग्जांपल अगर उनकी 12 करोड़ वेल्थ है तो उनकी इनकम दिख रही है सिर्फ 1 करोड़ रुपीस। तो इतनी वेल्थ कहां से आ रही है कि भाई कोई पुश्तैनी खजाना छोड़ के गया है क्या जो उनका अपने आप हर साल निकलता आता रहता है। ओके, तो यहां पे इनका स्टैटिस्टिक्स क्या दिखा है कि अगर वेल्थ 1% इंक्रीज होती है, इनकम और जो वेल्थ का रेशियो है वो 0.6% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इनकम बढ़ नहीं रही, वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, अगर रिचेस्ट इंडियंस की देखते हैं तो यहां पे उनकी जो इनकम है वो सिर्फ 1/12 ही रिपोर्ट करी जाती है ऑफ देयर वेल्थ, विच शोज कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहां। अब यहां पे ये कैसे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि इस टाइप के जब केसेस देखने को मिलते हैं तो यहां पे कुछ सस्पिशियस एसेट्स दिखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि यहां पे जो पर्संस की वेल्थ ज्यादा है, इनकम कम है, यू वुड सी देयर कि उनकी फार्म लैंड्स की, कमर्शियल प्रॉपर्टी की यहां पे उनको ओनरशिप मिलेगी। ओके, यहां पे ओनरशिप मिलेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उनके पास इक्विटी शेयर्स की ओनरशिप दिखती तो आप देखते कि इनकी इनकम भी बढ़ रही है और वेल्थ भी प्रेडिक्टिवली बढ़ रही है। व्हाई? बिकॉज इक्विटी शेयर्स में अगर आप इक्विटी शेयर्स बाय करते हो सब कुछ आपका एक नंबर की इनकम में हो रहा है या सब कुछ आपका व्हाइट मनी में हो रहा है। बट ऑन व्हेन इट्स कम टू लैंड, रियल एस्टेट की जब बात होती है यहां पे अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी इज इन्वॉल्व। प्राइस जो होती है, जो एक्चुअल प्राइस होती है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है, उसको आप हिट कर पाते हो। एंड आई एम श्योर आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कह रहा हूं यहां पे कि एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो शेयर्स के अंदर में, शेयर मार्केट की जब बात होती है तो वहां पे तो आप कुछ भी छुपा नहीं पाते हो, तो आपकी इनकम और वेल्थ जो होती है वो आपकी कंज्यूमरेट रहती है। बट अगर यहां पे कोई भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है तो आप देखोगे कि यहां पे वेल्थ में और इनकम में बहुत ज्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा। और यहां पे जो ये टैक्स लूप होल होता है उसको यूज करने के लिए पर्टिकुलर चीज करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई फार्म लैंड है और मैं उस पर एग्रीकल्चर करता हूं और मेरे पास लेट्स से कोई मेरे बिजनेस है, वहां से भी इनकम आती है, तो मैं यहां पे बिकॉज मेरी एग्रीकल्चर इनकम जो है, मेरी जो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो नॉन टैक्सेबल होती है। यस, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो मैं मेरी एग्रीकल्चर इनकम तो हाई दिखाता हूं और मेरी बिजनेस इनकम को कम दिखाता हूं बिकॉज मैं यहां पे इनकम को डाइवर्ट कर देता हूं और आई डू इट बेसिकली टू अवॉइड टैक्स। और यहां पे ये वेल्दी इंडिविजुअल्स भी क्या करते हैं, अपनी कमर्शियल इनकम को तो कम दिखाते हैं और उसको एग्रीकल्चर इनकम दिखा के अपनी इनकम को डाइवर्जन शो कर देते हैं। अब यहां पे अगर लोकसभा एमपीज की भी बात करी जाए तो यहां पे ये ऑब्जर्व करा है कि वो वाले आपके लोकसभा के जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स इलेक्शन में जो फाइट कर रहे हैं, इट हैज बीन फाउंड कि जिनको लगता है कि उनके विनिंग चांसेस ज्यादा हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि वो लेस लाइकली टू अंडर रिपोर्ट है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि विनिंग चांसेस और आपकी बाद में स्क्रूटनी हो सकती है, दे आर द वन जो अंडर रिपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज बाद में स्क्रूटनी हो सकती है, बाद में अपोजिशन पार्टीज हो सकते हैं आपको टारगेट करें, बट एट द सेम टाइम जो बाकी के लोग हैं वो उसको अंडर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हमें क्या समझ में आता है, यहां पे उन्होंने क्या सिग्नल दिया है कि अगर यहां पे मीडिया पब्लिक स्क्रूटनी होती है तो ऑनेस्ट डिस्क्लोजर्स बढ़ जाते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर स्क्रूटनी ना हो, जैसे इसको आप जजेस वाले केस से रिलेट कर सकते हो कि जजेस की जो आपकी वेल्थ होती है उसको क्रॉस चेक नहीं किया जाता इतना ओपनली, तो इस वजह से वहां पे अंडर रिपोर्टिंग वो सब पॉसिबल होती है। बट अगर उनकी स्क्रूटनी होना स्टार्ट हो जाए, अगर वो सब कुछ वेबसाइट पे पुट अप करने लगे, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी स्टार्ट हो जाए, तो वो भी कोई भी अंडर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, और इससे लार्जर कंसर्न क्या निकलता है कि इससे ये लग रहा है कि एक रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कि रेदर देन कि प्रोपोर्शनेट टैक्स हो कि जितनी आपकी इनकम है उतना आप टैक्स हो, जितने आप वेल्दी होते जा रहे हो उतनी आपकी टैक्स हो, रेदर देन जिनकी इनकम कम है वो तो ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और जिनकी इनकम ज्यादा है वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करके यहां पे कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके इंडिया के अंदर में इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल था। आई फील लाइक कि इस टाइप के आर्टिकल्स आपको दिखें तो प्लीज रीड करा करें बिकॉज ये इकोनॉमिक्स का या इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आपके लिए अच्छे आर्टिकल्स बन जाते हैं।
नेक्स्ट रहता है अमिड जीपीएस स्पूफिंग क्लेम्स आईएएफ सेज म्यांमार मिशंस वर अचीव्ड एज प्लान्ड। तो यहां पे इफ यू आर अवेयर, अभी रिसेंटली आपके म्यांमार के अंदर में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस। और म्यांमार ने ओपनली सब कंट्री से रिक्वेस्ट करी कि जो भी कंट्रीज मुझे हेल्प कर सकते प्लीज कम आउट टू हेल्प अस। एंड इंडिया बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेबर, इंडिया ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा विच इज बेसिकली टू सपोर्ट म्यांमार इन इट्स अर्थक्वेक रिलीफ मेजर्स। ओके, और हमने यहाँ पे C-130J सुपर हरक्यूलिस, तो ये एक पर्टिकुलर आपका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ओके, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, जिसके थ्रू हमने भेजा था। ओके, अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये किस कंट्री से हमने एक्वायर किया है, कौन सी कंट्री से एक्वायर्ड करा हुआ ये हेलीकॉप्टर आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यू कैन सी हियर आल्सो द फोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ओनली। तो ये आप बता सकते हैं। अब यहां पे हुआ क्या कि जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जब आपके म्यांमार टेरिटरी में एंटर करे, जब थोड़ा सा म्यांमार के अंदर चले गए, तो वहां पे इनका जो जीपीएस सिग्नल था, वो फंक्शन करना, वो प्रॉपरली फंक्शन करना उसने बंद कर दिया। यहां पे वो रॉन्ग सिग्नलिंग करने लग गया, रॉन्ग सिग्नलिंग या फेक सिग्नलिंग। फॉर एग्जांपल कि जीपीएस सिग्नल आप ऐसे समझो कि आप गूगल मैप्स को यूज कर रहे हो और आप एकदम से किसी कॉलोनी में जाते हो, आपका रास्ता यूं शो कर रहा है, एकदम से रास्ता यूं शो होने लग जाए। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर हैक है जिसको बोला जाता है जीपीएस स्पूफिंग। अब इस टाइप की कोई भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको अगर न्यूज़पेपर में दिखे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छे वन लाइनर्स बनते हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो इन पे हमेशा फोकस करना। इनकी डेफिनेशन क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, सिंपली बिकॉज कि आपसे जीपीएस स्पूफिंग पूछा जा सकता है। उसके 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, डिफरेंट बहुत क्लोज उसके ऑप्शन बनाए जाएंगे। ओके, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जीपीएस का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे आप। जीपीएस का अगर आप फुल फॉर्म बता सकते हैं प्लीज, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी बताइए आप। ठीक है, तो जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? सो इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू मिसलीड एन एयरक्राफ्ट और शिप्स नेविगेशन सिस्टम। सो बेसिकली कि यहाँ पे शिप्स को टारगेट करने के लिए, एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए आप ये पर्टिकुलर जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर अटैक यूज करते हो, सो दैट जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के जीपीएस के सिग्नल्स होते हैं उनको आप मिसडायरेक्ट करते हो। सो मे बी लेट्स से कि कोई यहाँ पे कैजुअलिटी हो जाए या यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाए। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स सिग्नल्स मिले थे, बट एयरफोर्स ने बोला कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो ये पायलट्स होते हैं, दे आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड टू नो बेसिकली हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि अगर यहाँ पे जीपीएस आपका जैम हो जाता है तो सिचुएशन में आपको कैसे एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर करना होता है। बट दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी अलार्मिंग कि यहाँ पे जीपीएस स्पूफिंग करी जा रही थी। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट एक चीज जो मैं आपसे कवर करना चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ पे जीपीएस आया है, तो जीपीएस जो है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, और वर्ल्ड के अंदर में ऐसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे आपका जो गूगल मैप है वो जीपीएस पे रन करता है। मेजॉरिटी जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं वो जीपीएस पे रन करता है। तो वर्ल्ड के अंदर में कंट्रीज ने, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग अपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स बनाए हुए हैं। जैसे एक जीपीएस है, एक है ग्लोनास। अब आपका काम यह है इन सबके कंट्रीज आपको बताने हैं। एक है इसमें बाइडू, ये किस कंट्री का है, और एक और लिख लीजिए वो हो जाएगा आपका गैलीलियो। तो 4 मैंने आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बता दिए हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इनको इसलिए बोल दिया जाता है बिकॉज सबसे पहले जीपीएस ही आया था। तो आप बताइए जीपीएस किस कंट्री का है, ग्लोनास जो एक फुल फॉर्म भी है ये किस कंट्री का है, बाइडू किस कंट्री का, और गैलीलियो जो है ये किस कंट्री का आपका नेविगेशन सिस्टम है। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं व्हिच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर। इंडिया का जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, उसका एक रीजनल सिस्टम है। सो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडियाज रीजनल सिस्टम, जो है उसका न्यू नेम क्या है? पुराना नाम था IRNSS। व्हाट इज द न्यू नेम? इसको नया नाम दे दिया गया है। अभी हमने एक 100 जो लॉन्च करा है, सैटेलाइट लॉन्च करा था, उसमें सैटेलाइट भी हमने सेंड करी इसके ऊपर पे। तो IRNSS का नया नाम क्या है आप ये भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सर्ज इन गोल्ड लोन्स, एनपीएस विल प्रपोज्ड आरबीआई नॉर्म्स बी एबल टू मिटिगेट रिस्क। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व कि इंडिया के अंदर में जो लोग हैं वो उनके पास में जो गोल्ड रखा हुआ है, फिजिकल गोल्ड मतलब ज्वेलरी एक्सेट्रा जो रखी रहती है, उसके ऊपर पे वो लोन्स ले रहे हैं, गोल्ड लोन्स ले रहे हैं, और इनका जो नंबर है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। इनका नंबर बहुत इंक्रीज हो रहा है और इस वजह से एनपीए, अब एनपीए हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले कर चुके हैं और बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट ये होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
एनपीए बैंकिंग से रिलेट करता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिंपली समझ लो कि ये बैंक के वो लोन्स है जो मेहुल चोकसी लेके भाग गया, वो चुकने वाले नहीं है। ठीक है, तो मेहुल चोकसी ने जो पैसा पीएनबी का लेके भाग गया वो एनपीए है, मतलब कि वो अब वापस नहीं आएगा, बैंक को लग गया कि अब ये पैसा नहीं आना है। तो एनपीए जो है बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट लोन जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई ने नए नॉर्म्स प्रपोज करे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो मिटिगेट करेगा या नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लोन्स के आपके गोल्ड लोन्स क्यों बढ़ रहे हैं, एनपीएस क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं और उनको आरबीआई ने कौन से नॉर्म्स प्रपोज करे हैं वो इंपैक्ट करेंगे नहीं करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज जो बताई गई है वो ये है कि गोल्ड लोन जो है वो सर्ज हुए हैं, 27% तक आपके ये इंक्रीज इन गोल्ड लोन्स हुआ है और एनपीए जो है ये भी इंक्रीज हुए हैं। परसेंटेजेस प्लीज याद मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, परसेंटेज याद मत करना, जस्ट अंडरस्टैंड कि गोल्ड लोन्स का नंबर भी इंक्रीज हुआ है और बैंक्स में एनपीए जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब गोल्ड लोन जो हो रहे हैं वो इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? इट इज बेसिकली गेटिंग पॉपुलर बिकॉज इससे जल्दी आपके जो फाइनेंशियल नीड्स होते हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में लोन लेने जाते हो और आप कुछ भी कोलेटरल रखते हो तो उसमें प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। जैसे कि आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आपको लगता है 50 लाख का लोन चाहिए, तो अब वो वहां पे आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस कराएगा, आपसे कोलेटरल के लिए हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कागज मंगाए, उसको क्रॉस चेक करेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर आपके पास में यहाँ पे लोन अवेलेबल हो पाएगा। तो गोल्ड लोन में क्या होता है, बिकॉज गोल्ड वहीं पर अवेलेबल होता है, गोल्ड की वो वहीं पे वैल्यू निकालता है और फटाफट से आपको वहां पे गोल्ड लोन इश्यू हो जाता है। तो इस वजह से भी आपका यहाँ पे गोल्ड लोन पॉपुलर हो रहा है। बट द इशू इज कि यहाँ पे कुछ इरेगुलर प्रैक्टिसेस हो रही हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि लोकल लेवल पे आप बैंक ब्रांच से ले रहे हो, आपने वहां के लोगों के साथ सांठगांठ कर लियो, जिस पर्टिकुलर पर्सन जो वैल्यूएशन कर रहा है उसके साथ आपने सांठगांठ कर लियो, इस वजह से इश्यू आ रहा है। एलटीवी रेशियो बहुत हाई है, लोन टू वैल्यू रेशियो, जो लोन मिल रहा है पूरी वैल्यू का वो बहुत हाई है। एंड गोल्ड ऑक्शन ड्यूरिंग डिफॉल्ट्स, कि गोल्ड के ऑक्शंस हो रहे हैं तो बहुत बार क्या हो रहा है, अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो गोल्ड को 1 साल जल्दी से ऑक्शन कर दिया जाता है। मान लो मैंने गोल्ड लोन लिया और मैं नहीं चुका पाया, तो मेरा जो पुश्तैनी गोल्ड है उसको बहुत जल्दी ऑक्शन किया जा रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि मेरी जो उसकी इमोशनल वैल्यू, उसका कोई भी यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इश्यूज आपके होल्ड आ रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने करा है कि आप प्रॉपर प्रोसेसेस करिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए, उसी के बाद में आप यहाँ पे गोल्ड लोन्स को इश्यू करिए, अदरवाइज गोल्ड लोन्स को ऐसे इश्यू मत करिए। तो एक तो ये चीज कहिए। अब एक और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। मेहुल चोकसी के केस में, नीरव मोदी केस में भी ये पर्टिकुलर चीज हो रही थी। इस वजह से वो जो पर्टिकुलर जो लोन्स थे वो 13,000 करोड़ तक पहुंच गए थे बिकॉज ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस गोल्ड लोन्स में भी हो रही है। एवरग्रीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 2024 में लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, मैंने अपना गोल्ड दिया बैंक को और मैंने लेट्स से उसके ऊपर पे 20 लाख का लोन ले लिया कि 20 लाख वैल्यू निकली, 30 लाख वैल्यू निकली और 20 लाख का मुझे लोन मिल गया उस गोल्ड के ऊपर पे। अब वो जो पर्टिकुलर लोन है वो मैंने 1 साल के लिए लिया था। ओके, 10% इंटरेस्ट बनता था, तो मैं इसके ऊपर पे 20,000 रुपए का इंटरेस्ट भी चुका रहा था। अब 1 साल कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बैंक से कह रहा हूं कि देखो मेरा जो बिजनेस है वो उसका काम नहीं हुआ, तो अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तो मेरा लोन जो है वो एक्सटेंड कर दो। तो ठीक है, बैंक ने क्या करा, उसे 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। मैंने एक्सटेंड किया, फिर मैंने 1 साल एक्सटेंड करा लिया, फिर मैंने 1 साल एक्सटेंड करा लिया। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे वो जो पर्टिकुलर लोन है उसको बार बार एवरग्रीन करा जा रहा हूं। और अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंटिन्यू चलता है तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एवरग्रीनिंग। ओके, तो यहां पे जो लोन्स इनको इंडेफिनिटली करा जाता है। तो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के केसेस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो जितने भी आपके बड़े बैंक फ्रॉड हुए हैं, बड़े वाले जो जिनकी साइजेस बहुत बड़े हैं, उसके अंदर में यही होता है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स होता है कि यहाँ पे जो सामने वाली पार्टी है वो और टाइम मांगती रहती है। बड़े लोन्स होते हैं, बड़ा कोई पर्सन होता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, कनेक्शन वाला होता है, पॉलिटिशियंस के थ्रू वहां पे कॉल करा देता है और अपने लोन्स को आपका एवरग्रीन कराता रहता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आरबीआई ने बोला है कि अब जब भी आपका रीप्लेज करो, मतलब कि 1 साल के बाद आपको अगर वापस से यहाँ पे लोन को कंटिन्यू कराना है तो आपको एक बार पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा। तो लेट्स अगर मैंने 20 लाख का लोन लिया था तो मेरे साल भर का जो टोटल इंटरेस्ट बना है प्लस मेरे 20 लाख रुपए जो है मुझे एक बार के रीडिपॉजिट करने पड़ेंगे। वो मैं कैसे करता हूं वो अलग बात है, बट एक बार के वो वहां पे करने पड़ेंगे और फिर से मुझे नेक्स्ट ईयर वापस से नया लोन लेना पड़ेगा। ओके, तो इस बेसिस पे करा जाएगा। अब आरबीआई के न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस, ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुए हैं बट इस तरीके से करा हुआ है। तो पहला है कि नो
नो एडवांसेस अगेंस्ट प्राइमरी गोल्ड और फाइनेंस एसेट्स लाइक ईटीएस। तो आप पहले कोई एडवांस नहीं दोगे, पहले यहाँ पे गोल्ड आएगा और उसके बाद में करा जाएगा। लोन टू वैल्यू फॉर कंजम्पशन लोन्स कैप्ड एट 75%, कि अगर मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए नहीं, कुछ लेट्स से खर्चा करने के लिए लोन ले रहा हूं, तो जो भी टोटल गोल्ड वैल्यू होगी उसका 75% ही मैं लोन में दे सकता हूं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 1 करोड़ का लोन लिया है, 1 करोड़ मेरे गोल्ड की वैल्यू है, तो यहां पे जो मुझे लोन पास होगा वो 75% मतलब 75 लाख रुपीस का होगा, ऐसे समझ लो। 1 लाख का गोल्ड है, 75,000 जो भी मेरी गोल्ड की प्राइस है, जो भी मेरा टोटल गोल्ड का वैल्यू निकल के आता है उसका 75% ही गोल्ड का वैल्यू मिलेगा। लोन टेन्योर जो है वो मैक्सिमम 12 मंथ्स का होगा, उससे ऊपर का नहीं होगा। और यहां पे वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ गोल्ड कोलेटरल इज मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल इट नॉट पॉसिबल कि मैं यहां पे कोई भी पर्सन है जो अपना गोल्ड लेके चला जाए, मुझे यहां पे गोल्ड की ओनरशिप प्रूव करनी पड़ेगी, गोल्ड जो है मुझे बिलोंग करता है, ये किसी और का नहीं है। आई डोंट नो ये कैसे करा जाएगा, बट दिस इज ऑल्सो हैड बीन प्रपोज एज ऑफ नाउ। ओके, और अट्रैक्टिवनेस ऑफ गोल्ड लोन्स हम पढ़ ही चुके हैं कि क्यों गोल्ड आपका फेवरेबल, जस्ट रीड इट, यू वुड इजीली अंडरस्टैंड। ओके, इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं द मून किंग। तो ये एक एडिटोरियल आया है, बट एडिटोरियल वाली इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसके अंदर में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी डिस्कस करी गई है। एंड यहां पे सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक बड़ा चेंज हुआ है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। द न्यूज इज कि जो आज तक आपने साइंस की बुक्स में पढ़ा था कि जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, जिसके लार्जेस्ट, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं, वो चेंज हो चुका है। नाउ इट इज सैटर्न, जिसके 274 टोटल मून्स हैं। तो यहां पे साइंटिस्ट जो हैं सिंस 2004 स्टडी कर रहे थे सैटर्न्स के मून को। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली फाइंड आउट मून्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू ऑब्जर्व दोस प्लैनेट्स एंड दोस स्टार्स, दोस सैटेलाइट्स। बट यहां पे 2004 से हम कर रहे थे, एंड नाउ वी हैव डिस्कवर्ड 128 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जुपिटर जो है उनके भी नए मून्स नहीं मिल सकते हैं। हो सकता है जुपिटर के चारों तरफ, बिकॉज जुपिटर इज अ वेरी लार्ज प्लैनेट, तो हो सकता है उसके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे मून्स हो, बट उनको आइडेंटिफाई करना बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज बहुत मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज सैटर्न जो है उसका हम कर पाए हैं। 128 न्यू मून्स जो है यहाँ पे और करेंगे, यानी टोटल 274 मून्स हो चुके हैं। एंड द सेकेंड पोजिशन इज हेल्ड बाय नाउ जुपिटर, जिसके पास सिर्फ 95 मून्स है। There are 95 moons of Jupiter and there are 274 moons of Saturn. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये बताया हुआ, इसमें ये डिस्कस था कि क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उनकी फेडनेस होती है, साइज जो है, फॉर एग्जांपल जो मून्स है इनकी कुछ साइज है फ्यू किलोमीटर, लाइक 5-6 किलोमीटर लंबा ही एक पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल बॉडी है जो रिवॉल्व कर रहा है, वो एक मून है आपके लिए। तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो अगेन साइज एंड ऑरिजिन के बारे में बात है। वाई सैटर्न हैज मोर मून्स, तो यहाँ पे सैटर्न्स ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द सन कैप्चर्स आईसी डेब्रिस मोर इजीली लीडिंग टू हाई नंबर ऑफ मून्स कंपेयर टू जुपिटर। तो बिकॉज यहाँ पे जो सैटर्न है वो थोड़ा और दूर है, तो वो जो आसपास जो उसके भटकता रहता है उसको अपने ऑर्बिट में लाना उसके लिए ईजी रहता है, तो इस वजह से सैटर्न के क्या है ज्यादा मून्स है। जुपिटर का क्या है, जुपिटर डिस्पाइट बीइंग क्लोजर टू अस स्ट्रगल टू मैच सैटर्न्स मून्स काउंट ड्यू टू इट्स लार्ज रीजन ऑफ स्पेस मेकिंग इट हार्डर टू ट्रैक फाइंड मून्स। तो यहाँ पे ट्रैक करना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनको ट्रैक करना मुश्किल है। कभी पूछा नहीं जाएगा ये सब, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जुपिटर का चैलेंज क्या है और सैटर्न का यहाँ पे फेवरेबल क्या है। ओके, तो ये है। सो एक्चुअली आई हैव इंक्लूडेड दिस पार्ट कि जिसके अंदर में आपके जो काम के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता था। तो पहला, अब आपको पता होना चाहिए प्लैनेट्स विद मोस्ट मून सैटर्न है, जुपिटर के 95 मून्स है, मरकरी और वीनस के कोई भी मून नहीं है, इनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। लार्जेस्ट मून कौन सा है आपके सोलर सिस्टम का, तो इट इज गैनीमेड। ओके, लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, ये यूनिवर्स का या उसका मत समझ लेना, मिल्की वे का, इट्स ऑफ सोलर सिस्टम। गैनीमेड जो जुपिटर का है, इट इज स्टिल द लार्जेस्ट मून। और एक बहुत फेमस सैटर्न का मून है टाइटन, एंड इट इज फेमस बिकॉज इसका साइज मरकरी से बड़ा है। मरकरी जो एक प्लैनेट है उससे बड़ा सैटर्न का ये टाइटन सैटेलाइट है। एंड व्हाई इट इज फेमस, बिकॉज यहाँ पे इट वाज वन ऑफ द सैटेलाइट जिसमें हमें एक थिक एटमॉस्फेयर मिला था। ओके, सो इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक अबाउट दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है व्हिच आई हैव कलेक्टेड फॉर यू ऑल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक और न्यूज है, द फियरलेस
सर शंकरन नायर एंड द स्टोरी ऑफ द जलियांवाला बाग केस। तो यहाँ पे आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने रिसेंटली अभी 13 अप्रैल को इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग, और उन्होंने एक प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर्टिकुलर लीगल ल्यूमिनरी का यहाँ पे आपका नाम अनाउंस किया था। सो उस कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग पे आपके क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बट हो सकता है एलेट में या क्लैट में भी फिर से इस पे सवाल आ सके। ओके, तो जलियांवाला बाग इफ यू नो दिस कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो एक पर्टिकुलर पार्क है आपका अमृतसर के अंदर में, वहां पे बैसाखी के दिन पे जो पब्लिक थी वो सेलिब्रेट करने वाली थी। देयर वाज सम प्रोटेस्ट मूवमेंट आल्सो देयर आल्सो। तो वहां पे एक पर्टिकुलर आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते, जनरल रेजिनाल्ड डायर, और वहां पे वो पूरे उस पर्टिकुलर जो पार्क होता है उसको घेरते हैं एंड फिर वो अंधाधुंध वहां पे फायरिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। ऑफिशियल काउंट इज अराउंड 379, बट जो एक्चुअल काउंट है, मेनी पीपल बिलीव कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। मेनी ऑफ देम एक्चुअली गॉट इंजर्ड बिकॉज ऑफ इट। बट ये जब पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है उसके बाद में वो शूट करते हैं, देन दे जस्ट गो बैक। यहाँ पे कोई भी उनकी केयर करने के लिए नहीं होता है। उसके बाद में द थिंग इज कि आपके उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं दे आर ऑल्सो बायस्ड, कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है। उस टाइम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं पंजाब के, माइकल ओ डायर, तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों के नाम, एक रेजिनाल्ड डायर है, एक माइकल ओ डायर है। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक्चुअल में इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बट फाइनली जब प्रॉपर एक्शन लिया जाता है तो द मैक्सिमम विच इज डन अगेंस्ट जनरल रेजिनाल्ड डायर इज कि उनको उनकी जो ड्यूटी है उससे रिलीव कर दिया जाता है, बट अदरवाइज ही एक्चुअली रिटायर एज अ प्रॉपर आर्मी ऑफिसर ऑल्सो। तो उनको एक्चुअल में कुछ भी उनके अगेंस्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पे ये था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर मैसेकर के पीछे गुस्सा था, और बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग जो एक्चुअल में ब्रिटिश सर्विसेज के अंदर में इन्वॉल्व थे, दे स्टार्टेड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इनजस्टिस व्हिच हैज बीन डन अगेंस्ट द इंडियंस। और उनमें से एक थे आपके श्री शंकरन नायर। सो ही वाज वन हु वाज इन द ब्रिटिश सर्विस एट दैट टाइम एंड ही वाज अ लॉयर। लेटर ऑन ही एक्चुअली बिकेम द मद्रास हाई कोर्ट जज also, and he was also part of the Viceroy Executive Council, जो Viceroy की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो बेसिकली लॉस को इंप्लीमेंट करती थी, लॉस को बनाती थी, इंप्लीमेंट करती थी, उसके ये मेंबर्स थे। एंड एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग he was the member of Viceroy Executive Council, and in protest he actually resigned from that particular council also. ओके, तो इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे बात करी थी। तो यहाँ पे श्री शंकरन नायर का रोल अगर हम देखें तो ही रिजाइन फ्रॉम वाइसरॉय काउंसिल इन प्रोटेस्ट आफ्टर द मैसेकर। तो यहाँ पे कुछ उनके बारे में हम 2-3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट नोन वेरी मच, बट ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट्स बने थे एट दैट टाइम, ही वाज द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द एज ऑफ 40। 1897 में आपके ये प्रेसिडेंट बने थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। मोर ओवर he was the judge of Madras High Court. 1908 के अंदर में he became a permanent judge of the Madras High Court also. And इन्होंने एक बहुत फेमस बुक करी थी गांधी एंड एनार्की। 1922 में इन्होंने ये बुक पब्लिश करी, गांधी एनार्की। 1922 वाज द टाइम जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो आपका एंड हुआ था बिकॉज ऑफ चोरा चोरी। तो उन्होंने ये बुक लिखी गांधी एनार्की, एंड यहाँ पे ही एक्चुअली क्रिटिक महात्मा गांधी सिस्टम ऑफ नॉन वायलेंस की ये सब फालतू की चीजें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, और फिर यहाँ पे इनका जो मेन केस है, और अभी एक मूवी भी आ रही है अक्षय कुमार की केसरी 2 करके, वो इसी पर्टिकुलर इन्हीं पर्सन के ऊपर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर डेफेमेशन केस है ये क्या है, तो यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर मैसेकर हुआ, ही एक्चुअली क्रिटिसाइज द पंजाब गवर्नर एट दैट टाइम, जो माइकल डायर थे उनको यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज करा कि एक्चुअली डिड नथिंग टू बेसिकली टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे माइकल ओ डायर जो थे, इन्होंने केस फाइल करा, लॉ सूट फाइल करा डेफेमेशन का। अब डेफेमेशन आपके लिए लीगल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको पढ़ लेना अलग से, ठीक है। तो माइकल ओ डायर के अगेंस्ट में माइकल ओ डायर ने इनके अगेंस्ट में डेफेमेशन केस फाइल करा कि आप कैसे कह सकते हो कि मैंने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली नहीं निभाया। और एज इट वाज एक्सपेक्टेड, बट एक्सपेक्टेड तो क्या था, बट नहीं था, बट हमें यहां से एक चीज प्रूव हो गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्चुअल में जस्टिस नहीं करेंगे। तो कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट का जो जज है वो कंप्लीटली माइकल ओ डायर के फेवर में रहता है। पूरा पूरा जूरी सिस्टम था, 12 जूरी थी उसके अंदर में, 11:1 यानी मतलब 11 जूरीज ने माइकल ओ डायर के फेवर में यहाँ पे जजमेंट दिया। एक जो था ही वॉज इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर नायर ओनली। उन्होंने प्रॉपरली अपना पर्टिकुलर केस है उसको फाइट करा, उन्होंने जो भी चीज एक्सपोज करनी
थी वो करी, फिर भी बिकॉज पूरा का पूरा लीगल सिस्टम ही वहां पे बायस था, इट वॉज डिसाइड अगेंस्ट हिम। और यहाँ पे उनको 500 पाउंड का डैमेजेस देने के लिए बोला गया। ही एक्चुअली सेड नो टू पेइंग इट, कि बोला कि मैं नहीं पे करूंगा, सॉरी पे नहीं, यहाँ पे 500 पाउंड का इनके अगेंस्ट में जजमेंट आया। तो माइकल ओडायर ने बोला कि अगर ये अपोलोजाइज कर देंगे तो मैं यहाँ पे ये डैमेज नहीं लूंगा। तो इन्होंने मना कर दिया अपोलोजाइज करने से, और उन्होंने $500 पाउंड का, जो बहुत बड़ा होता था उस टाइम अमाउंट, उसकी डैमेज पे करने के लिए एग्री करे। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ये शो करता है कि उस टाइम में बहुत सारे इस टाइप के लोग थे कि इफ दे वुड हैव वांटेड दे वुड हैव इजीली एग्रीड विद द ब्रिटिशर्स एंड दे वुड हैव अ नॉर्मल लाइफ, अ गुड लाइफ, बट देयर दे डिसाइडेड टू बेसिकली स्टैंड फॉर द राइट थिंग। ओके, एंड उसका उन्हें थोड़ा बहुत प्राइस भी पे करना पड़ा, बट फाइनली ही बिकेम अ इंडियन नेशनलिस्ट हीरो आल्सो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आई वुड से कि हमने उनको प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, एंड विद टाइम धीरे धीरे इन सबके में बारे में भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ओके, तो ये एक और पर्सन है, ये फिर से न्यूज में आए हैं, तो इसलिए इसको भी करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की। आई मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए वो हम अच्छे से कवर कर लें। तो आई वुड से कि ये करीब करीब सारी अच्छी न्यूज़ आपकी कवर हो गई है। कोई रह गई होगी तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वापस आएगी, तो हम उसको फिर से कवर कर लेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।